हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी पर। और हम लोग जो है आज फिजिक्स का तीसरा लेक्चर यानी कि ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करने वाले हम लोग? ग्रेविटेशन, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्रेविटेशन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स या हम लोग ग्रेविटेशन कह देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम लोग इसको कहते हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है, कुछ भी आप चाहें कह सकते हैं। अच्छा, इसके पहले हम लोगों ने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। कभी नानी के यहाँ गए, कभी मामा के यहाँ गए, कभी यहाँ गए, कभी वहाँ गए, कभी उधर से गिरे, कभी इधर से गिरे। लेकिन अब हम लोग रुकेंगे क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा है। ये तो रही खैर बात, क्योंकि अब हम लोग रुकेंगे क्योंकि हम लोग को क्या लगाना है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाना है। अच्छा, इस टर्म से बेटा आप लोग जो है अनजान नहीं होंगे। इसके बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं कक्षा 5 से, कक्षा 6 से, कक्षा 7 से। हम लोग थोड़ा बहुत चीज, छोटी छोटी चीजें गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में या ग्रेविटेशन के बारे में सुनते आ रहे हैं, इसको जानते आ रहे हैं। हम लोग इतना तो जानते हैं कि हम लोग पृथ्वी में खड़े हैं, तो इसका एक रीजन है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। ये कैसे काम करता है इसको हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिए, सारा कुछ इसी वीडियो में कवर हो जाएगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, चैप्टर बहुत इजी है, बहुत प्यारा है, एकदम आसानी से आपको समझ में आने वाला है। ये इसमें विशेष कुछ नहीं है, सिर्फ मामला, सारा मामला है हमारा गुरुत्वाकर्षण का। इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कार्य करती हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, बाय सीरियल से एक एक तरीके से टॉपिक वाइज हम लोग समझेंगे। हम लोग समझेंगे कि बॉल ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आती है, हम लोग जमीन पे खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं, ये सारी चीजें और गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत जो भी चीजें हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेविटेशन की खोज बेटा कैसे हुई। ठीक, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की हम लोग ये चीज सुनते आ रहे हैं, इसके खोज के बारे में क्या सुनते आ रहे हैं कि न्यूटन चाचा जो है एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे। न्यूटन हमारे चाचा हैं, एक बार रोज पेड़ के नीचे बैठे थे और क्या हुआ, उनके ऊपर एक सेब गिरा है। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, जो भी हो। ये हम मान लेते हैं एक न्यूटन सर की फोटो, मुझसे बनेगी नहीं यार, आर्ट बहुत ही घटिया है मेरी, फिलहाल कोशिश करता हूँ। ठीक, ये हमारे न्यूटन है और ये किसी पेड़ के नीचे जो है बैठे हैं। पेड़ बना लूंगा। ठीक, ये क्या है, किसी पेड़ के नीचे जो है बैठे हैं और वो पेड़ किसका है? सेब का है। इसमें बहुत अच्छा, इसमें सेब लगा और कहा जाता है कि इनके ऊपर एक सेब गिरा। बहरहाल ये दिमागदार तो बहुत थे ही, तभी इतना दूर तक सोच पाए और उसका परिणाम भी हम लोगों को मिला। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि आदमी टैलेंटेड नहीं था। क्या हुआ, इनके ऊपर एक सेब गिरा या इनके पास एक सेब गिरा पेड़ के नीचे, या सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और वहां से क्या गिरा, एक सेब गिरा। तो इन्होंने एक चीज नोटिस किया कि ये सेब जो है जमीन पे कैसे गिरा। इसका मतलब है कि पृथ्वी चीजों को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है। और ये बात है बेटा 1665 या 1666 के बीच की। किसकी? 1666। अब प्रॉपर तरीके से मुझे नहीं याद है, लेकिन 1665 या 1666 के बीच की ये बात है, जब ग्रेविटेशन की खोज यानी कि गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है हमारे न्यूटन सर ने किया था। किन्होंने किया था? न्यूटन सर ने, जिनको हम लोग आइजैक न्यूटन या इसैक न्यूटन, जो भी आप कहना चाहें इनको कह सकते हैं। इन्होंने देखा कि पेड़ से सेब गिरा जमीन की ओर, तो इन्होंने दिमाग लगाया कि इसका मतलब है कि जमीन क्या करती है, ये हमारी पृथ्वी क्या करती है, चीजों को आकर्षित करती है। अगर कोई चीज आकर्षित करती है तो उसमें कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा, कुछ ना कुछ उसमें बल होगा। तो इन सारी चीजों पे इन्होंने गणना की और अतः इन्होंने खोज कर दी है गुरुत्वाकर्षण बल। इन्होंने क्या निकाला? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या निकाला? गुरुत्वाकर्षण बल की इन्होंने जो है खोज किया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। गुरुत्वाकर्षण बल की इन्होंने क्या किया? खोज किया बेटा। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की? न्यूटन सर ने। कब किया था? 1665 या 1666 के बीच में इन्होंने खोज किया। कैसे किया वो आप लोग जान चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। ठीक, बहुत अच्छी बात है, हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है।
गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, होता क्या है ये आखिर, क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल? देखो हम लोग ये मानते हैं कि m1 क्या है, ये कोई मास है m1 या द्रव्यमान है, और कोई है m2। ठीक, हम इसको नाम दे रहे हैं, आप कुछ भी इसको राजन साजन जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं, डजंट मैटर। हम लोग इसको m1 और m2 दे रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है इसका m1 और m2। ठीक, क्या है, इन दोनों के मध्य, या ये कह सकते हैं कि दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इन ये मास m और मास 1 या द्रव्यमान 1 और द्रव्यमान 2 के बीच लगने वाला जो बल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जिसकी अगर हम लोग परिभाषा लिखें तो ये हो जाएगी कि किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल, कौन सा बल, लगने वाला बल क्या होता है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे मान लो ये क्या है, m1 है और ये m2 ये कितनी दूरी पर रखा है, मान लेते हैं एक d दूरी पर रखा है। d हम लोग एक मान लेते हैं d, क्योंकि हम लोग दूरी को किससे डिनोटेट करते हैं, d से करते हैं हम लोग। बल गति का नियम या गति के नियम या गति, तीनों चैप्टर में हम लोगों ने दूरी को किससे डिनोटेट किया था बेटा, d से। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि जो कितनी दूरी पर रखा है, d दूरी पे, क्योंकि हमको पता नहीं है अभी ये दोनों कितनी दूरी पर है। हम सिर्फ मानते हैं कि दो वस्तुओं के बीच या दो द्रव्यमानों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक, इतनी सी बात आप लोग को क्लियर हुई, मैं ये समझ सकता हूँ। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा इसके आगे, यहाँ तक तो हम लोग का बेसिक था। अब हम लोग को यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा एरिया चाहिए, तो हम लोग पूरा बोर्ड रफ करेंगे। बीच बीच में आपको मौका दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकें, नोट्स बना सकें, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सार्वत्रिक नियम। क्या पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, वेरी गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या पढ़ेंगे, सार्वत्रिक नियम। अब बेटा ये देखेंगे, आप लोग सोचेंगे कि ये क्या यूनिवर्सल लॉ क्या हो गया, मतलब इसका मतलब होता है कि जो सार्वत्रिक नियम है, ये देखो ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो हर जगह वाइज वेरी करती जाती है। मतलब हो सकता है कि पृथ्वी पर जो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा हो सकता है कहीं और जगह पे कम हो, लगभग, लेकिन ऐसा हम लोग एवरेज ओवरऑल मान लेते हैं। लेकिन जो ये सार्वत्रिक नियम है बेटा, ये क्या रहता है, ये यूनिवर्स मतलब पूरी यूनिवर्स में लगभग सेम है, लगभग नहीं कह सकते प्रॉपर सेम है। तो इसको हम लोग लिखते हैं एफ जी इक्वल टू, क्या लिखते हैं, एफ जी इक्वल टू जी m1 m2 अपान डी स्क्वायर। ठीक, अब कहेंगे सर जी ये अचानक से कहाँ से आ गया यार, राहुल भाई तुम गलत पढ़ा रहे हो यार, ये डायरेक्ट कहाँ से आ गया। तो डायरेक्ट नहीं आया है, ये डायरेक्ट नहीं आया, कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं आती, उसके पहले कई सारे प्रोसेस होते हैं। ठीक, ज्यादा दूर तक नहीं सोचना है अपन लोगों को, हम लोग फिलहाल सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल पे रहेंगे, डायरेक्ट नहीं आइए, इसके नीचे भी कई सारे प्रोसेस हैं, इसके पीछे भी कई सारे प्रोसेस हैं। अब हम लोग उस प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है, कैसे देखेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि F जो है यानी कि बल जो है क्या होता है, समानुपाती होता है किसके बेटा, m1 और m2 के, यानी कि द्रव्यमान के, किसके, m1 और
m2 के। अच्छा, मुझे एक ही वीडियो में सारा लेक्चर कवर करना है, इसीलिए मैं सीधे नोटेशन बनवा रहा हूँ, वरना लिख भी सकता हूँ कि F यानी कि बल जो है किसके समानुपाती है, m1 और m2 के। ठीक, और जो है बेटा m1 और m12 की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, समानुपाती क्या होता है बेटा, देखो समझ लो आप लोग थोड़ा सा। ठीक, जिसका हम लोग ये साइन बनाते हैं, और व्युत्क्रमानुपाती में हम लोग ये साइन बनाते हैं। ठीक, तो समानुपाती मन होता है, समानुपाती मतलब होता है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरा होता है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, अच्छा इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो आप दुकान गए, कहाँ गए, दुकान गए, और आपने कहा भैया मुझे चॉकलेट खरीदनी है, तो दुकानदार ने बोला कि इतने पैसे दोगे तो इतना चॉकलेट मिलेगा, इतने पैसे दोगे तो इतनी पेंसिल मिलेगी। तो वैसे ही हमारा क्या होता है, समानुपाती कार्य करता है। मान लो F अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी कि समानुपाती है m1 और m2 के, तो इसका मतलब है कि F बढ़ेगा तो m1 और m2 यानी कि द्रव्यमान भी बढ़ेगा। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है, तो अगर F बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर, जिसको हमने कहा ये क्या हो जाएगा, मान लो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे, तो क्या हो जाएगा, ये घटेगा। अगर ये बढ़ेगा बेटा तो फिर ये घटेगा। ठीक, तो समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में अपन लोग को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब आगे हम लोगों ने क्या देखा कि F जो है यानी कि बल जो है किसके समानुपाती होता है बेटा, m1 और m2 के। ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो F है बेटा यानी कि बल है जो, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, m1 m2 के दूरी के वर्ग के। किसके, m1 m2 के दूरी के वर्ग के। अच्छा, m1 और m2 क्या होता है, m1 एक ये मास हो गया और ये m2 हो गया। ठीक, इन बीच के दूरी के, इन बीच की जो दूरी है d है, और इसका हम लोग वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर हो जाएगा। इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ठीक है, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, उनके बीच की दूरी के, यानी कि हम लोग मान सकते हैं d के स्क्वायर के। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक सारी बात आप लोग को क्लियर हुई होगी। ठीक, अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको हमको एक साथ लिख देना है। एक साथ हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हम लोग यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, m1 और m2 के। ठीक है, m1 हम लिख दिए, m2 लिख दिए। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, d स्क्वायर के, तो हम लोग ये लिख दिए, d स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। हम लोग बताया ना कि डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1/इनवर्स, तो ये 1/इनवर्स में आ गया। ठीक है, अब उसके बाद बेटा अब हम लोग सोच रहे हैं कि सर ये जी कहाँ से आए, तो जी बेटा क्या है, एक नियतांक है। नियतांक मतलब जिसका मान फिक्स होता है, जो फिक्स होता है हर जगह पे, और हम लोग उसको लगाते हैं जब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो हमको एक नियतांक लेना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं कि F इक्वल टू जी m1 m2 अपान d स्क्वायर। क्या गया, हम लोग का आ गया जी। ठीक, अब वही बात हुई कि सर जो व्युत्क्रमानुपाती हटाने पर हम लोगों ने जी लिया, नियतांक लिया। जैसे मैंने कहा कि आप एक दुकान गए, उनसे आप कहें कि भैया मुझको एक पेंसिल दे दीजिए, दिख रहा है बराबर, हाँ ठीक है, आप उससे कहें कि भैया मुझे पेंसिल दे दीजिए, पेंसिल का रेट क्या है, तो उन्होंने बताया कि बेटा आप इतना पैसा दोगे तो इतनी पेंसिल मिलेगी। तो आप पूछेंगे कितना या कितनी, तो उन्होंने कहा बेटा आप 4 रुपए देंगे तो आपको 4 पेंसिल मिलेगी। तो उसी प्रकार से 1 रुपए कितना हो गया, 1 पेंसिल। तो उसी व्युत्क्रम को ऐसे समझो या समानुपाती क्रम को कैसे समझो, उसको हटा देने पर जो उसका मान हम लोग रखते हैं, नियतांक रखते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, समानुपाती को हटाने पर यहाँ पे आ जाता है। ठीक, तो हम लोग देखें कि इसका यूनिवर्सल मान जो निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपान d स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद बेटा जो हम लोग की g की वैल्यू है, ये g की वैल्यू है वो क्या होती है, 6.667 गुणे 10 की पावर -11। कितनी होती है, 6.67 गुणे 10 की पावर -11 हम लोग की क्या होती है, जी का मान होता है, जिसका
जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन मीटर, इसकी हम लोग ये यूनिट लिख देते हैं। ठीक, ये जी का क्या मान है, यूनिवर्सल मान है, ये हर जगह मान्य है बेटा, ये जी का मान क्या है, हर जगह मान्य है। ठीक, अभी देखो ये हम लोग का कैपिटल जी है, हम लोग इसको कैपिटल में लिखें, आगे हम लोग चल के और भी जी पढ़ेंगे, बहुत जी हैं दुनिया में। ठीक, ज़्यादा दूर तक नहीं सोचना, फिर से वही बात। ठीक, ये चीज़ आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ। बात देखो डायरेक्टली समझो, हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी सार्वत्रिक नियम, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एफ जी इक्वल टू जी m1 m2 बटा डी स्क्वायर। आप लोगों ने पूछा कि भाई ये कैसे आया, तो हमने बताया कि बेटा जो बल होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती है इसमें, और द्रव्यमान की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि जैसे मान लो ये m1 और ये m2 कुछ दूरी पर रखे हैं, अच्छा कुछ दूरी पर जो है रखे हैं, उसका जो है कुछ दूरी होगी, उसका जो वर्ग होगा उसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, हम यहाँ तक समझें। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, फिर ये समानुपाती के चिन्ह हटाया। उसके लिए हमको एक नियतांक की जरूरत होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेटा कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट, नियतांक की जरूरत होती है। तो हम लोगों ने नियतांक जी के तौर पर हम लोगों ने क्या किया, एक नियतांक ले लिया, फिर हमारा जो फार्मूला बना वो बन गया एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपान डी स्क्वायर, जहाँ पे जी की मान है, जी का वैल्यू है 6.67 गुणे 10 की पावर -11। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अच्छा, एक और चीज बेटा, जब हम लोग किसी द्रव्यमान की दूरी मानते हैं, दूरी नापते हैं, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, उसको उसके केंद्र से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, केंद्र से लेते हैं। जैसे मान लो ये हम लोग एक गोला बनाया, तो हम लोग इसकी दूरी कहाँ से लेंगे, इसके जहाँ से हम लोग रेडियस लेते हैं, इसके केंद्र से हम लोग हमेशा इसकी दूरी लेते हैं। ऐसे कभी भी नोटिस करना, जो इसके फिगर बने होते हैं वो कुछ ऐसे बने होते हैं। ठीक, m1 एंड m2। ठीक है, मैंने कहा छोटी चीज़ है, आपको बता देता हूँ। स्क्रीनशॉट अब ले लो। ठीक है, हो गया, रफ करता हूं मैं। चैप्टर में कुछ खास नहीं है, बस आप लोग डर जाते हैं कि अच्छा ग्रेविटेशन पूरे भारत में लगता है, पूरे विश्व में लगता है, बहुत बड़ा है, इस फोर्स में बहुत दम है भाई। फिलहाल हम लोग नए टॉपिक की ओर पढ़ते हैं, जिसका नाम है कैपलर्स का नियम। अच्छा, कैपलर्स का नियम क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या है ये कैपलर्स, जिसको इंग्लिश हम लोग कहते हैं कैपलर्स लॉ। कैपलर्स लॉ। अच्छा देखो, ये भी बहुत बुद्धिमान वैज्ञानिक थे। इन लोगों ने 3 नियम दिए थे, जैसे न्यूटन सर ने 3 नियम दिया था गति के विरुद्ध, सॉरी गति के साथ, गति के पक्ष में। तो वैसे इन कैपलर्स ने भी अपने नियम दिए थे, कुछ ग्रेविटेशन को फोर्स करके, कुछ गुरुत्वाकर्षण को फोर्स करके, कुछ, या आप ये कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं, उन्होंने मुख्य टारगेट इनका ये था कि जो सन चक्कर लगाता है पृथ्वी के, ये बात सत्य है, लगाता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो उन्होंने उस पे रिलेटेड जो है, ग्रहों से रिलेटेड इन्होंने 3 नियम थे, जिसको हम लोग थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण वाले में पढ़ते हैं इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए। और इन्होंने जो 3 नियम दिए थे, इन्होंने नियम दिया था, देखिए बेटा, हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, गोला है, गोला नहीं है, अंडाकार है। क्या है, अंडाकार है। ठीक है, ये हो गया हमारी, ज्यादा अच्छा अंडा बने नहीं तो कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इनका जो पहला नियम था, इनका जो पहला नियम था वो क्या था बेटा, इनका जो कैपलर्स का पहला नियम था, इन्होंने कहा था कि दीर्घवृत्त में चक्कर लगाता है, ग्रहों का चक्कर किस में लगता है, दीर्घवृत्त में। ठीक है, किस में लगता है, दीर्घवृत्त में चक्कर लगाते हैं। कोई बात नहीं, हम मान लिए, मान लेंगे तो प्रूव भी करेंगे, दीर्घवृत्त में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। दीर्घवृत्त में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब हम लोग इसको देखो समझते हैं।
पहले लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिगर आउट करते हैं। उन्होंने कहा था कि दूसरा जो इन्होंने नियम दिया था कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। समान क्षेत्रफल तय करेगा, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्षेत्रफल तय करेगा, तय करेगा, ठीक, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखो, समझो, इसको कुछ ऐसे समझो। मान लो हम लोगों ने क्या किया, एक नियम और है, उसको भी मैं बता रहा हूँ, घबराना नहीं है। ये हम लोगों ने क्या बनाया, ये बनाया, और यहाँ पे हमारी क्या है, एक सेंटर है, हमारी पृथ्वी है, कुछ भी है, और उसके बाद ये हमारा सूर्य है। उन्होंने कहा था क्या करेगा, दीर्घवृत्त में चक्कर लगाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इतना हम लोग मानते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था बेटा कि समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा, मतलब कि जितना समय, एक मिनट, ऐसे देखो, उन्होंने कहा था कि जितना समय इसको इतने यहाँ तक पहुँचने में लगेगा, उतना ही समय इसको यहाँ पे पहुँचने पर लगेगा, यानी कि समान क्षेत्रफल समान समय में जो है तय करेगा। अच्छा देखो, आप जब देखेंगे यहाँ पे जाएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनका कहना भी सत्य है, असत्य नहीं है, ठीक। उसके बाद उन्होंने देखा कि जब हम इधर जाएगा तो उसका भी क्षेत्रफल आप देखेंगे तो क्या रहेगा, समान रहेगा, उसका समय क्या रहेगा, समान रहेगा, क्षेत्रफल भी हमारा समान रहेगा। जब वो इधर आएगा तब भी वो क्या करेगा, हमारा समान क्षेत्रफल तय करेगा उसी समय में, ठीक। उसके बाद जब वो इधर आएगा तो वो ऐसे ही ऐसे करेगा, मतलब मान लो जैसे पहले ऐसे गया, फिर 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 ऐसे गया, ऐसे जो है वो क्या करते गया, चक्कर लगाते गया, ठीक। बात क्लियर हुई। क्या करेंगे, समान समय लेंगे, जैसे मान लो इतना क्षेत्रफल तय करने में उन्हें जितना समय लगेगा उतना ही समय में वो दूसरा क्षेत्रफल भी तय करेंगे। इनका दूसरा नियम इन्होंने ये कहा था, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने एक नियम और दिया था, ठीक। उन्होंने एक नियम और दिया था, क्या दिया था, ग्रह की दूरी, एक मिनट, दिख रहा है ना आपको सारा कुछ, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ज्यादा नीचे लिख रहा हूँ तो मैं रब कर दूं। ग्रह की दूरी, पीरियड काल, जिसको हम लोग कहते हैं आर से, और इसको क्या कहते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, पीरियड काल टी के क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक। समानुपाती किसके होगा, क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक। जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं आर के, मानी कि दूरी के घनत्व के, किसके, दूरी के घन के, सॉरी बेटा, दूरी के घन के समानुपाती होगा। क्या होगा, पीरियड काल दूरी के घन के समानुपाती होगा, मतलब कि आर का क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक। इनका जो है तीसरा नियम जो था ये था, जो कि इन्होंने ग्रहों को मुख्य तौर पर जो है रखकर इन्होंने ये तीन नियम अपने जो है इन्होंने दिए था, ठीक है। ग्रहों की दूरी के वर्ग के पीरियड काल यानी कि टी के वर्ग के समानुपाती होगा, सॉरी टी के वर्ग के समानुपाती होगा, मैं लिखा नहीं गया यहाँ पे, टी के वर्ग के, ठीक। क्या होगा, वर्ग के समानुपाती होगा, यानी कि ये हमारा निकल के आ जाएगा आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ठीक है। इसका आप लोग क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। हो गया, दीर्घवृत्त समझ में आया, पूरे कैपलर्स का नियम इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके थोड़ा बहुत आ जाएगा, तो आप लोग इसको जो है अच्छे से पढ़िएगा। रब करता हूं मैं।
अब बेटा हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तीव्रता, या जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उसको हम लोग जानते हैं। अच्छा देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, मतलब कि ये कह सकते हैं कि एकांक समय पे कितना समय पे कितना जो है ग्रेविटेशनल बल का आपको एहसास हुआ, आपने महसूस किया, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं। तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं, उसके बाद जो है इसमें कुछ बातें चीत करते हैं। चौक चली जाती है अंदर। हम लोग इसको लिखेंगे, चौक खराब है, क्या लिखेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, जिसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। गुरुत्वीय क्षेत्र, अरे गुरुत्वीय में क्या लिख दिया, आधा लिख के छोड़ दिया। ठीक, अब ये क्या नया चीज आ गई है भाई, नई नई चीजों से हम लोग को जान पहचान बढ़ाते रहना चाहिए। ये क्या आ गया है नई चीज, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ये कौन सी बीमारी है, अभी तो हम लोग कोरोना से निपटे हैं, उसका भी वैक्सीन नहीं बना पाए हैं, अब ये नई बीमारी आ गई है, इसकी भी वैक्सीन बनानी पड़ेगी। फिलहाल ये कोई बीमारी नहीं है, ये अच्छे बीमारी ठीक कर देती है, अच्छे बीमार कर देती है, कह सकते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। कौन से, ग्रेविटेशन, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा। अब हम लोग जो है इसको जानेंगे, हम लोग ये मानेंगे कि एकांक द्रव्यमान में, किसमें, एकांक द्रव्यमान में महसूस किए जाने वाले गुरुत्वाकर्षणी बल को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एकांक द्रव्यमान में। इसको हम लोग किससे डिनोटेट करते हैं, आई से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हमारा ये फार्मूला इसका निकल के आता है कि एकांक द्रव्यमान में महसूस किया जाने वाला जो हमारा बल है, गुरुत्वाकर्षण, मानी कि एक समय में आप कितना ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कितनी गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर पा रहे हैं, वो ये चीज जो है हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता डिनोट करती है, बताती। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एकांक समय में यानी एक समय में, 1 मिनट 1 सेकेंड या एक क्षण में मैं कितना अनुभव कर पा रहा हूँ गुरुत्वाकर्षण बल के या उसके क्षेत्र की, बेसिकली। तो हम लोग उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो पहले हम लोग इसकी छोटा सा परिभाषा लेके आते हैं। हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि एकांक द्रव्यमान में महसूस, ऐसे ही लिखेंगे अच्छे से, महसूस किया गया गुरुत्वीय आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय नहीं, गुरुत्वा लिखेंगे हम लोग, गुरुत्वीय गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करना, क्या करना, अनुभव करना, ठीक, अनुभव करना उस बिंदु की क्या कहलाती है, किस बिंदु की, एकांक द्रव्यमान उस बिंदु की जिस बिंदु पे आप गुरुत्वाकर्षण बल का क्या करेंगे बेटा, अनुभव करेंगे। मैं यही चीज आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उस बिंदु की तीव्रता कहलाती है, क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है, क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है, ठीक।
इतनी सी बात आप लोग को समझ में कि एकांक द्रव्यमान में महसूस किए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उस बिंदु की तीव्रता कहलाती है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे जितना मैं गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करूंगा वो हमारी क्या होगी, इस बिंदु की, इस क्षण की तीव्रता हो जाएगी या गुरुत्वाकर्षण बल की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे बेटा, आई से। किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू क्या हो गया, हम लोगों ने क्या किया, कुछ ना कुछ एक द्रव्यमान पे कुछ ना कुछ फोर्स से, तो हम लोग मान लेते हैं एफ जी। जी हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशन का जो कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एफ के साथ यहाँ पे क्या लगा देते हैं, जी लगा देते हैं, और उसके साथ एकांक द्रव्यमान पे इसीलिए हम लोग क्या एम नॉट लगा देते हैं। ये इसका जो है बेटा फार्मूला निकल कर आ जाता है। क्या निकल कर आ जाता है, इसका फार्मूला निकल कर आ जाता है आई इक्वल टू एफ जी अपॉन म्यू नॉट, या सॉरी एम नॉट। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक में। हो गया, हुआ, चलो 1 मिनट का टाइम और। आप लोग लिख लीजिए, तब तक हम पानी ही पी लें। गला सूखने लगता है भाई। फिलहाल हो गया, हो गई है। अब उसके बाद हम लोग जो है नया टॉपिक पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी कवर करते हैं चीज़ें, आप लोग को एग्जाम करीब है, क्वेश्चन भी इसमें अच्छे अच्छे हम लोग को सॉल्व करना है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलेंगे ग्रेविटेशन में, लेकिन मालूम मजा आ जाएगी तुम लोग को सॉल्व करने में, देख लेना। जैसे आप लोग भी बोर होइएगा तो आप लोग ही वीडियो रोक कर 10-5 मिनट रेस्ट करके फिर से पढ़िएगा, इससे आपका दिमाग फ्रेश होता है और चीज़ें और अच्छे से आप कैप्चर करेंगे। बस कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बड़े 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 नाम है ना इस चैप्टर में, कोई छोटा नाम नहीं मिला है। जैसे हम लोग पिछले में बल पढ़ लेते थे, एकदम 2 अक्षर का नाम बल, इसमें तो साला गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है लेकिन। ठीक, अब ये क्या होता है भैया, आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि ये क्या होता है। ये गुरुत्वीय त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा देखो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इसके नाम से ही साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आप लोग त्वरण के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। त्वरण क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मतलब वेग परिवर्तन की दर। क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर, उनकी दर अपान में टाइम टेकन, या लिया गया समय, लिया गया समय। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल को लेकर चल रहे हैं, यानी कि जी को लेकर चल रहे हैं, और क्या है, बल को लेकर चल रहे हैं। तो हम लोग पहले देखते थे बेटा कि F इक्वल टू एम ए होता था। क्या होता था, फोर्स में, क्योंकि हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या है, एक बल है, तो बल में हम लोग क्या करते थे, F इक्वल टू एम इंटू ए लेते थे। ए क्यों लेते थे, क्योंकि ए हमारा साधारण त्वरण है, ये सिर्फ त्वरण है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण आता है, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोग ए की जगह जी लेंगे। क्या लेंगे, जी लेंगे। यानी कि माना जाए कि गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग अगर डिनोट करेंगे तो हम लोग किससे कर देंगे, एफ इक्वल टू एम जी से। नहीं कहेंगे सर एफ इक्वल टू एम ए होता है, ये आप
नया बता दिए हैं एफ इक्वल टू ये क्या क्या बता रहे हैं, तो इसीलिए मैं पहले से बता रहा हूँ कि एफ इक्वल टू क्या होता है एम जी। जी क्यों ले रहे हैं बेटा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे त्वरण ले रहे हैं किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो हमें ये चीज को ध्यान रखना है कि जो भी हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो इसलिए उसको थोड़ा सा प्रामुख्यता देना हमारा बहुत बड़ा फर्ज है, नहीं तो लात मार के हमको भगा भी देगा। ठीक, क्या लेंगे, F इक्वल टू एम जी, मान लेते हैं हमारे क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, इतनी बात आप लोग को समझ में आई कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। एक जगह हम लोग जी लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि ये गुरुत्वीय त्वरण है, वो सिर्फ त्वरण था इसलिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारा लगा बेटा, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल हमारा क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है F इक्वल टू जी m1 m2 बटा r डी स्क्वायर। ठीक, ये हम लिख लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। हम लोग को क्या करना है, गुरुत्वीय त्वरण को प्रूव करना है। हम लोग धीरे धीरे प्रूव कर रहे हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने जानते हैं कि F इक्वल टू एम ए होता है, लेकिन मित्रों हम लोग एम की जगह जी लिए हैं। जी क्यों लिए हैं, क्योंकि हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ त्वरण के बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? हाँ सर जी, अब आने लगी है थोड़ा थोड़ा। फिलहाल अब आगे, अब आगे, ठीक है। अब आगे हम लोग को क्या करना है, आगे हम लोग को क्या करना है, आगे हम लोगों को करना है इन दोनों को एक साथ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम रख दें बेटा, देखिए दिख रहा है ना, मैं कैमरे में ना हूँ कोई दिक्कत नहीं, पूरा बोर्ड आएगा, मेरा हाथ आएगा, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड छोटा है और मैं बड़ा हूँ, तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। क्या है, एफ इक्वल टू एम जी, इक्वेशन फर्स्ट, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इतना हम लोग ये जानते हैं, ये हम लोगों ने पहले प्रूव किया कि एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर क्या होता है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण या सार्वत्रिक या यूनिवर्सल जो कि हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, वो हमारा क्या है, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो देखो हम लोग का क्या निकल के आएगा, एम जी क्या निकल कर आएगा, एम जी इक्वल टू जी एम वन एम टू, जी एम वन एम टू अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक हमको सारी बात समझ में आ रही है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा जी इक्वल टू, क्या निकल के आ जाएगा बेटा, जी इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। दिख रहा है, बराबर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, हम लोग इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, क्या लिख लेते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, जी इक्वल टू जी एम बटा डी स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी बात हम लोगों ने यहाँ तक समझ चुकी। ये जो हमारा त्वरण निकल के आ रहा है, धीरे धीरे निकलते निकलते बहुत आगे तक निकलते जा रहा है, लेकिन हम लोग पकड़ के रखें। ठीक, कितना निकल के आ गया, जी इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। लेकिन बेटा, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से सही नहीं, पूरी तरीके से सही इसलिए नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब हम लेते हैं तो उसमें हम लोग लेते हैं रेडियस, क्या लेते हैं, आर लेते हैं, आर लेते हैं। डी की जगह हम लोग क्या लेते हैं, आर लेते हैं, तो हमारा निकल के आएगा जी एम बटा आर स्क्वायर। क्या निकल कर आएगा कि जी इक्वल टू जी एम बटा आर स्क्वायर। ठीक, इतनी से हमारी बात निकल के आई, लेकिन अभी ये पूरा नहीं है, अभी ये पूरा नहीं है, अभी ये पूरा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। ठीक, हम लोग देखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण पर जो त्वरण लगता है वो कितना लगता है।
अपन देखा जी इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। आर हम लोगों ने डी की जगह लिया है क्योंकि हम लोग इसमें क्या लेते हैं, रेडियस लेते हैं। क्या लेते हैं, रेडियस लेते हैं। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद जो है थोड़ा सा इसमें और आगे बचा है मैं उसको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए तुरंत तुरंत तुरंत। इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम लोग जो है इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं किसमें आगे क्या है। ठीक, इतना आप लोग समझते हैं कि एफ इक्वल टू एम जी हम क्यों लेते हैं वो भी आप जान चुके हैं। एफ इक्वल टू पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो होता है जी एम वन टू अपन डी स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया, सबको एक साथ रखा है। अब एम एच वो सॉरी एम डी इक्वल टू मान निकल जाएगा जी एम वन एम टू अपन डी स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया, एम सी एम हमारा कर गया। हमारा जी इक्वल टू एम जी इक्वल टू जी एम अपन डी स्क्वायर। और डी की जगह हम लोग आर इसलिए लेते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, रेडियस लेते हैं, और इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आर स्क्वायर ले लिए हैं। ठीक, उसके बाद लेकिन अभी हम लोग इसको पूरा खत्म नहीं किए हैं, अभी इसमें बहुत कुछ है इसमें। क्या है, बहुत कुछ। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे क्या निकल के आता है, जी इक्वल टू जी एम अपान डी स्क्वायर। ठीक, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी अपान डी स्क्वायर। अब इसमें पूछेंगे सर अब इसमें क्या बचा, ये तो हमारा निकल आया। हाँ, ये हमारा निकल आया, ये तो हमारा निकल आया, लेकिन इसमें भी हमारा बहुत कुछ बचा है। बहुत कुछ क्या बचा है, अब हम लोग जो है इसकी देखो वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटल जी बराबर हम लोगों ने क्या निकल दिया, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, यम इस पृथ्वी पर लगने वाला द्रव्यमान कितना है हमारा, 6×10 की पावर 24। ठीक, सारी बात क्लियर है। उसके बाद हमारा जो लग रहा है आर, हमारा कितना लग रहा है, आर हमारा लग रहा है 6.4 × 10 की पावर 6। ठीक, और हमारा क्या बचा, हमारा क्या बचा, जी एम आर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो है इन वैल्यूज को इस फार्मूले पे क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे। क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इन फार्मूले पे पुट करेंगे। फिर आप पूछेंगे कि सर क्या ये सारी चीजें हमें याद करना पड़ेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सारी चीजों को आप लोग को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको नहीं याद करना है। ये अच्छा, पृथ्वी पर लगने वाला द्रव्यमान, पृथ्वी पर लगने वाला रेडियस, इन सारी चीजों को आप लोग को नहीं याद करना है। वो क्यों क्यों नहीं याद करना? फिर आप सोचेंगे अच्छा सर क्या क्वेश्चन करते करते सब याद हो जाएगा? हाँ, ऐसा कई बार हो सकता है। जैसे हमने जी की वैल्यू लिया, सार्वत्रिक जी का जो मान है निकल के आया 6.67 × 10 की पावर -11। तो ये हमें याद हो चुका है क्योंकि हम लोगों ने इसका क्या किया, कई बार नाम लिए। लेकिन आप लोग को इस दोनों को कोई विशेष याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब से मिलकर एक हमारी नई वैल्यू निकल कर आएगी। हम लोग इसको रखते हैं इसके मान पर, जी इक्वल टू हमारा क्या है, 6.67 × 10 की पावर -11 इंटू 6×10 की पावर 24। उसके बाद हम लोग का है 6.4 × 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर। ठीक, जब हम लोग इसको बेटा सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो तो हमारी वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आती है 9.8। अब आप पूछेंगे सर मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिख दिए? तो बेटा हम लोग क्या कर लेते, त्वरण ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम लोग ये पाते हैं कि इस पृथ्वी में जो तो गुरुत्वाकर्षण लगता है, जो गुरुत्वाकर्षण लगता है वो कितना लगता है, 9.8। कितना लगता है, 9.8। तो हम लगभग पूरा हम नहीं कह सकते पृथ्वी में, हम क्या कह सकते हैं, पूरा नहीं कह सकते। पूरा क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि कई जगहों पे पृथ्वी के क्या होता है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन हम लोग एवरेज निकालते हैं तो ओवरऑल मानते हैं कि लगभग 9.8। तो हम लोग हर जगह पे जब जो है इसमें पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण बल का कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग जी बराबर 9.8 लेते हैं। अच्छा, पूरा हम लोग लगभग क्यों लगाते हैं? देखो हमारी पृथ्वी कैसे बेटा, ऐसे है, ये आप भी जानते हैं कैसे, अंडाकार यानी कि चपटी हुई है, चपटी हुई है। ठीक, इस तरीके से मान लो इसको हम काट देते हैं, एक ध्रुव है एक दिशा का है। ठीक है, तो देखो जो एक्स एक्सिस पे होता है वहां पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ी जो ध्रुव में होता है जो भी जगह वहां पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा सा कम लगता है। इस वजह से हम लोग ऐसा कहते हैं कि कई जगहों पे लगभग
थोड़ा सा कम ज्यादा लग सकता है, ये चीज हम मान सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको ओवरऑल 9.8 मानेंगे और कक्षा 9वीं में हम लोग इसको प्रॉपर जो भी हमारे प्रश्न है 9.8 के मान से ही सॉल्व होंगे। जब हम लोग आगे की क्लास में जाएंगे, बड़ी क्लास में जाएंगे, तो वहां पे हमको कंडीशन वाइज दिया रहेगा कि पोलर एरिया में अगर कोई पोलर एरिया वगैरह कुछ भी ऐसे करके क्वेश्चन दे देता है जहां पे हम लोग को एक स्पेसिफिक ग्रेविटेशन की जरूरत होती है। फिलहाल कक्षा 9 में जब तक हमारे जो सिलेबस में हम लोग जो है जी बराबर 9.8 मानकर चलेंगे। ठीक है, ये सारी बात आप लोग को क्लियर है कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। मुख्यतः जो ये निकल कर आता है हमारा क्या है, गुरुत्वीय त्वरण कह सकते हो निकल के आता है, जिससे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करेंगे, इसको रखना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। हम लोगों ने इसको रफ किया पूरी तरीके से। तब उसके बाद हम लोग का जो टॉपिक है, जो नया टॉपिक है, वो नया टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, वो नया टॉपिक हमारा होने वाला है बेटा, देखो, ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण। किसके समीकरण? ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली मोशन इक्वेशन। क्या कहते हैं? वर्टिकली मोशन इक्वेशन। ठीक, अच्छा देखो, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल यानी कि इधर की ओर है या इधर की ओर हम लोगों ने गति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अभी के हम लोग क्या पढ़ रहे थे, या तो हम लोग इधर की ओर गति कर रहे थे या तो हम लोग इधर की ओर गति कर रहे थे। लेकिन मित्रों, अब हम लोग अपने अंदर लाएंगे सुधार। इधर उधर नहीं, अब हम ऊपर नीचे गति करेंगे। या तो हम ऊपर की तरफ गति करेंगे या तो हम नीचे की तरफ गति करेंगे। हम नहीं, हमारी कोई वस्तु गति करेगी, या जैसे हम बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं या बॉल नीचे की ओर आती है, कुछ भी आप मान लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो नीचे की ओर गति करेंगे या तो ऊपर की ओर गति करेंगे। कैच चाक टूट गई है, कोई बात नहीं। ठीक, क्या करेंगे, या तो ऊपर की ओर गति करेंगे या तो नीचे की ओर गति करेंगे। और ऊपर नीचे में गति करने में या हॉरिजॉन्टल वर्ड इस तरीके से गति करने में, या तो इधर साइड गति करने में या इधर साइड गति करने में, अब हम लोग इसमें देखते हैं हमारा जो टॉपिक है क्या है, ऊर्ध्वाधर गति के समीकरण। तो हम लोग देखो हम लोग 3 समीकरण गति के मानते हैं। जहां पे भी गति आती है वहां पे गति के 3 समीकरण आते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या किया था, ग्राफ के मेथड से प्रूव किया था। तो हम लोगों ने क्या लिखा था, 3 समीकरण हम लोगों ने लिखा था। क्या लिखा था? पहला हमारा जो समीकरण है वो है u इक्वल टी, अरे पहला समीकरण क्या है हमारा बेटा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, सेकेंड समीकरण हमारा क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, थर्ड समीकरण हमारा क्या है बेटा, दिख रहा है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। थर्ड समीकरण हमारा क्या है बेटा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक, ये हम लोगों ने 3 समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा है और आज इसका हम लोग थोड़ा सा इसमें यूज करेंगे। देखो, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जब ग्रेविटेशन का यूज करेंगे तो हम लोग त्वरण की जगह जी लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एक्सेलरेशन वहां भी करे थे। अभी जब हम लोगों ने एक्सेलरेशन ड्यू टू करी या गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, जब इसके बारे में हम लोगों ने जाना था, तब भी हम लोगों ने क्या लिया था, एक ही जगह जी लिया था। क्या लिया था बेटा? एक ही जगह जी लिया था। तो यहाँ पे भी हम लोग एक ही जगह जी ही लेंगे। लेकिन इसमें कुछ फर्क है। फर्क वो है कि अगर क्या हम नीचे की तरफ गति करेंगे या ऊपर की तरफ गति करेंगे, हर बार क्या हमारा साइन सिग्निफिकेंस चेंज होगा या सेम होगा। अब ये चीज आप जो है मुझे बताएंगे, क्या करेंगे आप लोग जो है मुझे बताएंगे। ठीक, क्या बताएंगे? देखिए बेटा, जब हम कोई भी चीज बॉल को फेंकते हैं ऊपर से और वो क्या होती है, नीचे की ओर आती है। किसकी ओर आती है?
नीचे की ओर आती है। तो कितनी आती है? थोड़ा स्पीड से आती है। आप जितनी स्पीड से आप ऊपर की ओर फेंकेंगे उससे ज़्यादा स्पीड से वो नीचे की ओर आती है। ठीक, पहली चीज़ हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं इसको v इक्वल टू u माइनस जी टी। क्या लिखेंगे? u माइनस जी टी। एक जगह हम लोग क्या लिखेंगे? g लिखेंगे। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। ठीक, उसके बाद हमारा हो जाए डी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस का 2as। ठीक, ये हमारे जो है तीन इसके जो है समीकरण निकल कर आते हैं। क्या निकल कर आते हैं बेटा? तीन समीकरण निकल के आते हैं इससे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्रेविटेशन जो है कर रहे हैं। और जब नीचे की ओर आएगा तो यही चीज हमारा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा प्लस में हो जाएगा। हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, क्या लिखते हैं? v इक्वल टू यू प्लस जी टी, कोई दिक्कत नहीं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हम लोग लिखेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as 2gs। ठीक है, एक बार हम लोग प्लस में लेते हैं, एक बार हम लोग माइनस में लेते हैं। ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी गति ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है। जिस अवस्था में हम लोग रहते हैं उसी हिसाब से हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे अपने समीकरण को कैरी करते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि जैसे जहाँ पे गति होती है वहाँ पे हम लोग तीन समीकरण आते हैं, और उन तीनों समीकरण में बेटा हम लोगों ने कुछ बदलाव नहीं किया है। कोई बदलाव नहीं है इसमें। हम लोगों ने क्या किया है? सिर्फ जानते हैं कि हम लोग गुरुत्वीय त्वरण को जी से डिनोट करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं? एक ही जगह को सिर्फ जी पुट कर दिए हैं, और हम लोगों ने साइन चेंज किया है अपने ऊपर नीचे गति के लिए। किसके लिए? ऊपर नीचे गति के लिए। ठीक है, उसके बाद अब इसमें अच्छा ये भी चीज हम जान लेते हैं, b बराबर क्या होता है? अंतिम वेग। अंतिम वेग। ठीक, क्या होता है? u बराबर क्या होता है? प्रारंभिक वेग। क्या होता है? प्रारंभिक वेग। g बराबर हम लोग को क्या होता है बेटा? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, दिख रहा है इतना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा क्या बचा इसमें? यस बराबर हम लोग इसमें विस्थापन या दूरी कुछ भी कह सकते हैं, विस्थापन या दूरी। ठीक, टी बराबर हम लोग का हो गया समय। क्या हो गया? समय। ठीक, और इसमें कुछ बचा नहीं। v है, u है, g है, s है, t है। v है, u है, g है, s है, t। ठीक, t हमारे तीन समीकरण है ऊपर की ओर गति करने पर, नीचे की ओर गति करने पर। ठीक है, यहाँ से टॉप बात क्लियर हुई है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। नया टॉपिक ये है हमारा जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, वो होता है द्रव्यमान बटा भार। मानी कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, इस चीज़ में आप लोग क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? देखो, द्रव्यमान हमारा और भार। पहले हम लोग द्रव्यमान को समझते हैं, उसके बाद हम लोग भार को समझेंगे। ठीक, द्रव्यमान को पहले समझते हैं और भार को समझते हैं। देखो, द्रव्यमान बेटा क्या होता है? कोई भी पदार्थ के अंदर उपस्थित, जैसे हमारी पूरी शरीर है, हमारी पूरी शरीर क्या है? हमारी जितनी भी पूरी शरीर है, इसके अंदर जितना भी, इसके अंदर की जो सारी चीजें हैं जिससे मिलकर बना होता है, वो क्या है? द्रव्यमान है। जैसे मान लो कहे कोई सेब है, और कोई सेब में कह दे कि एक मोटी बात हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं सेब है एक हमारा, और उसमें 13 ग्राम क्या है? विटामिन है, 12 ग्राम कैल्शियम है। ठीक, इस तरीके से 8 ग्राम प्रोटीन है। इस तरह से कोई हमको बताता है कि 1 किलो सेब में ये जो हमारा इतनी सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो हमारे जो सेब है उसका 1 किलो क्या हो गया बेटा? 1 किलो क्या हो गया? उसका भार हो गया, उसका वेट हो गया, ना कि उसका द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान उसका क्या है? 3 2 5
8 5 13, 1 2 3 1 4, ये 143 ग्राम, 143 ग्राम क्या हो गया, उसका द्रव्यमान हो गया, और 1 केजी क्या हो गया, उसका बेटा भार हो गया, वजन हो गया। ठीक, द्रव्यमान और आप लोग भार में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोग समझो, देखो द्रव्यमान में क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे कुछ लिख लेते हैं, द्रव्यमान और भार। ठीक, द्रव्यमान में क्या होता है, किसी पदार्थ के, किसी भी पदार्थ का आंतरिक भार कह सकते हैं हम लोग, होता है। ठीक, या जिससे मिलकर वो बना होता है। ठीक है, ये क्या है, ये अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है, क्या है, अधिक राशि है। अच्छा, भार को हम लोग क्या कहते हैं, एक बल में लेते हैं, किस में लेते हैं, भार किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ठीक, बल के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ये एक सदिश राशि है। अच्छा, भार सदिश राशि क्यों है बेटा, सदिश राशि इसलिए है क्योंकि इसको हम लोग किससे कैरी करते हैं, बल से। अब बल हमारी क्या है बेटा, सदिश राशि है, इसीलिए हम लोग भार को भी क्या लेते हैं, सदिश राशि के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि द्रव्यमान और भार में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। मैं थोड़ा सा आप लोग को समझाने के हिसाब से बता दिया हूँ, ये आप लोग हमेशा जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि द्रव्यमान क्या है, भार क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा प्रणोद। प्रणोद क्या होता है, प्रणोद होता है थ्रस्ट। अब ये थ्रस्ट क्या होता है, अच्छा थ्रस्ट में भी आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि थ्रस्ट और प्रेशर में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या थ्रस्ट और प्रेशर सेम है, क्या द्रव्यमान और भार सेम है। तो द्रव्यमान और भार कतई सेम नहीं है, आप लोग ये जान चुके हैं, क्योंकि भार क्या बेटा, एक प्रकार से हम लोग इसको गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा इसको एक बल की तरह निर्धारित करते हैं और द्रव्यमान को नहीं करते हैं। ठीक, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं प्रणोद। क्या देखते हैं, प्रणोद। ठीक, प्रमोद विनोद ना पढ़ लेना इसको। ठीक, थ्रस्ट, ये क्या है, ये प्रणोद है। ठीक, अब ये आप सोचेंगे कि सर ये प्रणोद क्या है, ये प्रणोद कौन सी बीमारी आ गई है, अब ये थ्रस्ट क्या है। तो बेटा देखो, थ्रस्ट होती किसी भी सतह पर, किसी भी सतह पर लगने वाला बल। क्या करने वाला, लगने वाला बल। किसी भी सतह पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, बल को प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी सतह पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। प्रणोद और प्रेशर यानी कि थ्रस्ट और दाब में भी आप लोग को अंतर बताऊंगा, घबराना नहीं, आप लोग उसको भी सेम ही समझते हैं। ठीक, किसी भी सतह पर लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है बेटा। ठीक, इसमें बिल्कुल भी किस पर, किसके क्षेत्रफल पे, अभी आप पूछे नहीं सर किसके क्षेत्रफल पे, तो उसके क्षेत्रफल पे जिस वस्तु पर प्रणोद लग रहा हो, तो किसके क्षेत्रफल पर, वस्तु के क्षेत्रफल पर ये निर्भर करता है। ठीक, अब किसी भी सतह पर लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रणोद यानी कि थ्रस्ट कहते हैं। और ये उस वस्तु की जिस पर प्रणोद या उस ये थ्रस्ट लग रहा होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस पर ये निर्भर करता है। ठीक है, बात इतनी सी क्लियर हुई। उसके बाद हम लोग जो है बेटा देखेंगे प्रेशर यानी कि दाब। अच्छा, आप लोग इन दोनों चीजों में जो कंफ्यूज हो जाते हैं, उसीलिए मैं क्या करता हूं, इसका समझाता हूं आपको। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब देखो,
हमारा जो टॉपिक है क्या है, यानी कि दाब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर। ठीक, क्या है ये, प्रेशर। प्रेशर बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही खराब चीज़ है। कभी भी जीवन में प्रेशर ला ही लेना चाहिए, और कुछ प्रेशर हम लोग लेते नहीं, वो ऑटोमेटिक नेचुरल होता है। फिलहाल वो तो मजाक की बात है, ज़्यादा दूर तक हम लोग सोचेंगे नहीं, हम लोग इस प्रेशर को जो है। अब इसमें देखो बेटा, होता है कि प्रति एकांक, किसमें, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल हम लोग का दाब कहलाता है, यानी कि प्रेशर कहलाता है। और थ्रस्ट क्या होता है, किसी भी सतह पर लगने वाला बल, और एक दाब होता है किस एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। ठीक, हम लोग लिखेंगे कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल। अभी देखो इसको समझो, लंबवत बल मैं समझा रहा हूं, लंबवत बल, लंबवत बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। दाब कहलाता है, क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। ठीक, ठीक, क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। अब ये जो लंबवत बल है बेटा, ये हमारा क्या होता है, ये प्रणोद होता है। हम लोग इसको कहते हैं कि दाब बराबर हम लोग लिखते हैं कि प्रणोद अपान क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल। ठीक, क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल। थोड़ा ज्यादा गंदा लिख दिया है, राइटिंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है। क्षेत्रफल, ठीक, प्रणोद बटा क्षेत्रफल, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि लंबवत बल, लंबवत बल बटा क्षेत्रफल। हम दो चीजें इसको कह सकते हैं। अच्छा ठीक, इसकी खोज क्या होता है, साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने नाम से अपनी यूनिट रख देते हैं। जैसे न्यूटन सर ने खोज किया तो न्यूटन नाम रख दिया, तो ऐसे इसकी जो खोज, एक पास्कल वैज्ञानिक थे हमारे, उन्होंने इसकी खोज की, और इसीलिए इसकी यूनिट जो है, उन्होंने दाब की, प्रेशर की यूनिट उन्होंने क्या दी, पास्कल दी। क्या दी, पास्कल। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट इसकी होती है पास्कल। क्या होती है, पास्कल, जिसे हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पी और ए से। कैपिटल पी, स्मॉल का ए, पहली एबीसीडी का पी और चौथी एबीसीडी का ए, मान के चलो पी ए से हम लोग क्या करते हैं, इसको पास्कल यानी कि इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं जब हम। ठीक है, तो आप लोग समझे, दाब और प्रेशर में देखो, दाब, प्रेशर, सॉरी, क्या होता है, अब थ्रस्ट यानी कि प्राणोद क्या होता है, एक लंबवत बल है, और वो किसी भी वस्तु पर पूरी तरीके से लगने वाला बल हमारा क्या हो जाता है, एक प्रकार से कहें तो थ्रस्ट हो जाता है। लेकिन किसी एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है, जो उस पर लंबवत बल लगता है, वो क्या होता है, हमारा दाब यानी कि प्रेशर होता है। और इसीलिए हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि प्रणोद बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल होता है, यानी कि उस कितना लगेगा, एक क्षेत्रफल पे कितना प्रणोद लगेगा। जैसे हम कहते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल क्या होता है, हमारा प्रणोद हो गया, और वो प्रणोद कितना लगेगा, किस क्षेत्रफल पे कितना लगेगा, वो आइडेंटिफाई करता है हमारा दाब यानी कि प्रेशर। तो कंफ्यूज हम लोग को बिल्कुल भी नहीं होना, चीजें क्लियर रखनी है। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग समझें। आप लोग क्या कीजिए बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। एक अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा रिलेटिव डेंसिटी या अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षित घनत्व। ठीक, अब आप पूछेंगे सर ये क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, किसी भी पदार्थ की घनत्व
और क्या हो सकता है बटे पानी की घनत्व। तो देखो लेकिन मेन चीज होता है हमारा घनत्व क्या होता है। घनत्व के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो घनत्व हमारा क्या होता है बेटा, घनत्व यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। हम लोग इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं या डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दो चीज़ों से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। कभी कभी हम लोग इसको क्या करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी हम लोग इसको डी से। आप जिससे चाहें, आपकी जो मर्जी, जो अच्छा लगे मेरे भाई, उससे आप रिप्रेजेंट कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस कर देना, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते हैं रो बराबर, मुझे रो अच्छा लगता है तो मैं रो लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है घनत्व बराबर क्या होता है हमारा एम अपान वी। एम बराबर हमारा क्या होता है द्रव्यमान, ये बचपन से हम लोग जान रहे हैं, और वी बराबर हमारा होता है आयतन, ठीक। इतनी सी बात आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने इसको बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। घनत्व बराबर क्या होता है मास बटा यानी द्रव्यमान बटे आयतन, क्या होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है, कोई गौर नहीं। अब ये हमारे बात आते हैं कि अपेक्षित घनत्व क्या है। तो बेटा देखो किसी भी पदार्थ की, किसी भी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, किसका घनत्व, पानी का घनत्व, हम लोग क्या कहते हैं इसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। क्योंकि हम रिलेटिव डेंसिटी या किसी का भी घनत्व पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इसीलिए इसके फार्मूले में हम लोग क्या लेते हैं, किसी भी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो घनत्व तो आप लोग जानते हैं रो बराबर एम अपान बी, यानी कि घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन। जैसे हम लोग क्या करते हैं एक चीज को फिक्स कर देते हैं, आयतन को फिक्स करते हैं तो द्रव्यमान घटता बढ़ता रहता है, द्रव्यमान को फिक्स करेंगे तो आयतन घट बढ़ सकता है, ठीक। इतनी सी बात इसमें क्लियर हुई, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा हम लोग के पास नया टॉपिक है, नया टॉपिक हम लोग अब आगे जो टॉपिक है हमारा नया टॉपिक वो कौन सा है, वो है बेटा बायोन्सी। अच्छा बायोन्सी के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत हो सकता है जानते हो, उत्प्लावन। हम लोग देखते हैं कोई भी चीज पानी में डूबती क्यों नहीं है, क्यों नहीं डूबती है, तो उसका एक रीजन होता है घनत्व, लेकिन एक रीजन और होता है वो होता है बायोन्सी, जिसको हम लोग कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल, क्या कहते हैं उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बायोन्सी या बायोन्स फोर्स, बायोन्सी या बायोन्सी फोर्स, ठीक। अब ये क्या है, ये कौन सी बीमारी है, तो बेटा जो हमेशा ऊपर की ओर लगता है, किसकी ओर लगता है, ऊपर की ओर लगने वाला बल, ऊपर की ओर लगने वाला बल, ऊपर की ओर लगने वाला बल हम लोग को क्या कहता है बायोन्सी फोर्स कहते हैं, या बायोन्स कहते हैं, या उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उत्प्लावन बल कहते हैं। वेरी गुड। अब उत्प्लावन बल कैसे समझे, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, आजकल ठंडी का मौसम है, हम लोग का नहाने का मन भी नहीं करता, तो हम लोग देखते हैं ये हम लोगों ने क्या किया, ये पानी लिया, ठीक है। अच्छा पानी लिया, हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल ठीक ठाक स्थिति में पाया जाता है, मतलब इतना कि हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं बहुत अच्छे से, हर चीज़ें सर्वाइव कर रही हैं अच्छे से, तो ठीक ठाक नहीं कह सकते, कह सकते हैं कि बहुत अच्छे से पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन मेरे भाई जब बात आती है बायोन्ट फोर्स की, जैसे तो क्या होता है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि जे इधर की ओर लगता है, तो बायोन्स फोर्स यानी कि उत्प्लावन लगता है, किधर लगता है, ऊपर की ओर लगता है। जैसे मान लो हम पानी में क्या करते हैं, मग डालते हैं, क्या करते हैं, मग डालते हैं, ये हमारा बहुत प्यारा सा मग है, तो मग हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं, तो पानी मना करता है कि मुझ में मत डालो, क्यों ना डालो, क्योंकि मैं बायोन्स फोर्स यानी कि उत्प्लावन बल के अंदर कार्य करता हूँ, मैं इसको ऊपर फेंक दूंगा,
क्या करूँगा, ऊपर फेंक दूंगा। ग्रेविटेशन कहता है नहीं हम तो नीचे खींच लेंगे, लेकिन पानी कहता है नहीं मैं ऊपर फेंक दूंगा। इसलिए क्या होता है, जब जग में पानी भरा होता है तो क्या होता है, पानी के अंदर नहीं डूबता है। क्या रीजन होता है इसका, उत्प्लावन बल होता है। बेटा यही बल हम लोग के जहाज में भी कार्य करती है। अच्छा जहाज हमें कार्य कैसे किया, जहाज में कार्य करने के लिए इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था, उसकी वजह से पहले हम लोग इसको देखते हैं। जब हमारी जहाज वगैरह बनती है, मान लेते हैं ये हमारी बहुत प्यारी सी जहाज है, नहीं यार बहुत प्यारी तो बनी ही नहीं है, फिलहाल हम इसको जहाज बनाने की कोशिश करते हैं। घबराना नहीं है, हम लोग को हिम्मत नहीं हारनी, कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। क्या करते हैं, जहाज बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बनती है कि नहीं। ये लो, जहाज तो नहीं बनी लेकिन नाव बन जाएगी मेरे भाई, नाव तो बन जाएगी। ठीक, ये मान लो हम लोगों ने क्या कहा, एक जहाज बना लिया, जहाज बना लिया, ठीक है। अब देखो ये जो है बेटा, इसमें क्या लगता है हमारा जी, नीचे की ओर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जी लगता है, और इसमें क्या करता है, ऊपर की ओर बायोन्स फोर्स लगता है। क्या लगता है, बायोन्स फोर्स यानी कि उत्प्लावकता, उत्प्लावन बल लगता है, जो कि क्या करता है, ऊपर की ओर इसको ढकेलता है, और ग्रेविटेशन नीचे की ओर ढकेलता है। इस वजह से ये बीच में तैर रहा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर की ओर लगने वाला बल हमारा क्या होता है, उत्प्लावन बल। अच्छा तो कहेंगे सर फिर ऐसा कैसे हो जाता है, कुछ चीजें पानी में डूब जाती हैं कुछ नहीं डूबती हैं। तो बेटा उसका भी एक रीजन है, वो है हमारा डेंसिटी यानी कि घनत्व। जिस भी चीज का घनत्व पानी से ज्यादा होगा, जैसे हम लोगों ने रिलेटिव डेंसिटी में पढ़ा ना कि क्या होता है, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। तो जिस भी चीज का घनत्व पानी से ज्यादा होगा वो क्या होगी, डूब जाएगी। जिसका पानी से कम होगा वो तैर जाएगी। अब वैसे एक सागर है जिसको हम लोग कहते हैं मृत्यु सागर, उसमें क्या होता है, इंसान नहीं डूबता है, क्योंकि उसकी घनत्व जो है इतना अधिक है, इतनी अधिक है कि उसमें किसी भी चीज का घनत्व तो कम ही पड़ता है, उसमें इंसान भी नहीं डूबता है। ठीक, और ये चीज एक क्षेत्रफल पर भी मैटर करती है। अच्छा आप देखेंगे केली को लेंगे, केली है हाथ की, उसमें हम लोग क्या करते हैं, दाब लगाते हैं, हाथ में घुस जाती है, लेकिन जिधर का क्षेत्रफल मोटा रहता है उसको हम लोग करते हैं तो ऐसे नहीं घुसती है। ठीक है, फिलहाल हम लोग जो है आते हैं अपने उत्प्लावन बल पे, हम लोग इसको समझें कि क्या होता है, ये ऊपर की ओर लगने वाला एक बल होता है। अच्छा ठीक है, देखो आर्किमिडीज सिद्धांत जो की बात अगर हम करें, उन्होंने जैसे आप लोगों ने कहा कि सर जैसे मान लीजिए हम ये कील एक बनाते हैं, ये बनाए हम लोग एक कील, इसको अगर हम पानी में फेंकेंगे तो ये डूब जाएगी, क्या इसमें उत्प्लावन बल या नहीं लगेगा, लगेगा बेटा, इसमें भी उत्प्लावन बल लगेगा। लेकिन आर्किमिडीज सर ने कहा था, आर्किमिडीज सिद्धांत हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आर्किमिडीज सिद्धांत पढ़ लेते हैं। उन्होंने क्या कहा था, आर्किमिडीज ने क्या कहा था, आर्किमिडीज ने कहा था, आर्किमिडीज ने कहा था, क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जितना द्रव्यमान होगा, क्या होगा, जितना द्रव्यमान होगा, नहीं बेटा द्रव्यमान नहीं होगा, एक मिनट सॉरी किसी भी वस्तु का जितना भार होगा, क्या होगा, किसी भी वस्तु का क्या हो, वस्तु का जितना भार होगा, जितना भार होगा वह उतना ही द्रव्य हटा सकेगा। क्या कर सकेगा, हटा सकेगा। उन्होंने ये सिस्टम जो है दिया था, ये जो है उन्होंने क्या किया था, ये सिद्धांत दिया था उन्होंने, आर्किमिडीज का सिद्धांत हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। उन्होंने कहा, अब जैसे इसको एग्जाम्पल से समझो, मान लो आप बाथ टब में नहाए हैं, कभी नहाए भी होंगे, तो उसमें क्या करो, फुल पानी भर दो, एकदम बाथ टब में फुल पानी भर दो। तो उसमें जैसे ही आप उसमें कूदेंगे तो क्या होगा, जितना आपका भार होगा उतना पानी उससे खाली हो जाएगा, उस बाथ टब से खाली हो जाएगा। तो यही चीज इन्होंने आर्किमिडीज सिद्धांत ने कहा था, और सत्य बात है। और उसके बाद इन्हीं के सिद्धांत को लेकर हम लोगों ने क्या कहा, जहाज बनाया। और जहाज देखो बेटा हम लोग कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बी शेप में बनाते हैं, नीचे से वो कैसी रहती है, बी शेप में रहती है। अच्छा मान लो जिस हिसाब से उसमें प्रेशर लगता है, जैसे मान लो
यहाँ पे कम प्रेशर है तो ये इतनी डूबी है, कितना डूबी है, इतना डूबी है, ठीक। तो इतना पानी रिप्लेस करेगी, ऊपर से प्रेशर नीचे से प्रेशर, तो बीच में मैनेज कर लेगी। अधिक प्रेशर बढ़ेगा तो इतना डूब जाएगी, फिर और अधिक इतना डूब जाएगी। उस हिसाब से आर्किमिडीज का सिद्धांत को लेकर हम लोगों ने जहाज बनाया। इनके जो दूध की शुद्धता नापने वाली जो मशीन है उसको भी हम लोगों ने किससे लिया, आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही हम लोगों ने क्या लिया, दूध की शुद्धता मापने का भी मशीन का कार्य हम लोगों ने किससे किया, आर्किमिडीज के सिद्धांत से ही हम लोगों ने लिया, ठीक। तो इसको हम सब रफ करते हैं। तो हम लोगों ने समझा बायोन्स फोर्स क्या होता है, जो ऊपर की ओर लगता है। हम लोगों ने ये भी समझा कि क्यों कोई चीज़ डूबती है, क्यों कोई चीज़ नहीं डूबती, उसका एक कारण भी होता है हमारा घनत्व भी। घनत्व हमारा बहुत बड़ा मैटर करता है। और बड़ी खुशी की बात है बेटा कि हम लोग का ये जो पूरा चैप्टर है यहीं से ख़त्म होता है, ये आखिरी टॉपिक था। इसके बाद हम लोग जो है कल के यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आप लोगों ने क्या किया, फार्मूले भी आप लोगों ने इसमें पढ़े हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्सरसाइज करना। इसकी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग सीधे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। कोई अगर डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, कुछ भूल ना होगा मैं तो भी कमेंट करिएगा, वो सारी क्लियर हम लोग करेंगे, ठीक है। बाय बाय।